ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको मेंडल के बारे में पहले भी बताया था। मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर बेटा? गार्डन पी पर। नाम याद रखना बच्चों, गार्डन पी। और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पायसम सटाइवा। इसको भी याद रखना, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पायसम सटाइवम गार्डन पी का साइंटिफिक नेम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेंडल ने क्या किया? गार्डन पी को लिया। क्यों लिया गार्डन पी को? ये रीजन पूछे जाते हैं। तो गार्डन पी को सिलेक्ट करने के 3 रीजन थे। इजीली अवेलेबल, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। ग्रोज इन लेस टाइम, बहुत कम टाइम लेती है ग्रो होने में। ठीक है, 6 महीने में बहुत 6 महीने में रिजल्ट्स आ जाते हैं इसके। ठीक है, एंड इजीली अवेलेबल है, ग्रो में लेस टाइम लेती है। तीसरा रीजन आपका इसका होता है कि ये आपको क्या करती है, इसके कैरेक्टर बहुत इजीली अवेलेबल है। कैरेक्टर्स इजीली विजिबल, ट्रेड्स जो है इसकी बहुत विजिबल है। अब वो क्या ट्रेड्स, इन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। उसने किनको चूज करा? उसने 7 ट्रेड्स को चूज करा गार्डन पे की। पहली चीज उसने क्या ले ली? हाइट ऑफ द प्लांट। सबसे पहली चीज उसने ली हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, दूसरी चीज उसने ली कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड। फिर उसने लिया शेप ऑफ द पॉड, यानी कि ये आपकी इस तरह से पी होती है और इसमें ये पॉड होता है पी का। ठीक है, इसके अंदर जो है क्या होते हैं आपके पी के सीड्स होते हैं। तो पॉड का जो शेप है वो कैसा होता है ना। और शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड। ठीक है, सीड का शेप कैसा होता है, पॉड का शेप क्या होता है, कलर ऑफ द सीड क्या होता है, हाइट ऑफ द प्लांट क्या होता है, फ्लावर इनफ्लोरेसेंस, यानी कि इनकी फ्लावर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, और 1 2 3 4 5, अब हम देखते हैं 6 क्या चीज थी इसकी? कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर। इस तरह से उसने अपने ट्रेड्स को लिया। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसने क्या क्या चीज लिया था ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसने जो 7 सीड, शेप ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द सीड, और एक चीज थी उसकी कलर ऑफ द पॉड। सॉरी, यहां पर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका 7th वाला कैरेक्टर जो था उसका कलर ऑफ द पॉड। पॉड कहते हैं ये जो आपकी पी होती है, ये इस तरह से पी होती है, पी के अंदर सीड होते हैं, तो इसको पॉड बोला जाता है बेटा। ठीक है, चलिए अब ये 7 के 7 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कलर ऑफ द पॉट कितने तरह के होते हैं? कलर ऑफ द पॉट 2 टाइप्स के होते हैं। कलर ऑफ द पॉट जो 2 टाइप्स के हैं वो कैसे हैं? ग्रीन और येलो। कलर ऑफ द फ्लावर 2 टाइप का है, व्हाइट एंड पर्पल। इनफ्लोरेसेंस कैसी है? एक्सिलरी और टर्मिनल। हाइट ऑफ द प्लांट कितनी है? शॉर्ट और टॉल। कलर ऑफ द सीड कैसा होता है? ग्रीन और येलो। ठीक है, एंड ग्रीन एंड येलो था ये भी। एंड नेक्स्ट है शेप ऑफ द पॉट कैसा होता है? इन्फ्लेटेड या रिंकल्ड। अगेन शेप ऑफ द सीड भी रिंकल्ड, इन्फ्लेटेड और रिंकल्ड। ठीक है, ये उसने ट्रेड्स लिए। किसके? पी के ट्रेड लिए। पी के ट्रेड लेने के बाद उसने क्या करा? आपको उसने एक नई चीज दी जिसका नाम था बेटा अब उसने क्या करा? एक प्यूनेट स्क्वायर बनाया। इसको नाम दिया गया प्यूनेट स्क्वायर। इस प्यूनेट स्क्वायर में उसने किस तरह से रखा? उसने सबसे पहले टॉलनेस के एलील ले लिए। जैसे सपोज कोई प्लांट है जिसके टॉल है वो, ठीक है, तो टॉल उसने कैसा लिया? प्योर टॉल। ध्यान देना, प्योर टॉल। और ये था आपका प्योर स्मॉल। ठीक है, चलिए प्योर टॉल हो गया, प्योर स्मॉल हो गया। अब इनके सेपरेट कर लेते हैं एलील्स। ठीक है, ये हो गया प्योर टॉल। अब जो क्रॉस आएगा, अब आप इसको प्यूनेट स्क्वायर को बनाने का तरीका देख लीजिए। इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं प्यूनेट स्क्वायर को। ठीक है,
इसको एक स्क्वायर में रख देते हैं, यहाँ एक स्क्वायर आपका एम्प्टी रहता है, बाकी के सारे फिल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके मदर है, ठीक है, ये आपका फादर, कुछ भी है, मदर है फादर है, लेकिन ये एक प्योर टॉल प्लांट है, ये एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है। ड्वार्फ कहते हैं उसको, स्मॉल को ड्वार्फ या शॉर्ट को ड्वार्फ, और इसको बोलते हैं टॉल। अब फर्स्ट जो जीन प्रिपेयर होंगे वो कैसे होंगे, टीटी। सेकंड कैसा आएगा, अगेन से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि आपके कैसे आ गए, ऑल टॉल आ गए। अब इस चीज को समझिए बेटा, ये ऑल टॉल क्यों होंगे, आप सब कह रहे होंगे कि यहाँ एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, फिर भी ये ऑल टॉल कैसे हो गए, क्योंकि ये डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव को, ये रेसेसिव है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा एक्सप्रेस होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या वो दो डबल हो, तब भी वो एक्सप्रेस होगा। और रेसेसिव जीन सिर्फ, रेसेसिव एलील सिर्फ जब ही एक्सप्रेस होता है जब वो दोनों हो, यानी कि डबल फॉर्म में हो, यानी कि इस फॉर्म में अगर होगा तो रेसेसिव एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये आपका आ गया F1 जनरेशन। इस जनरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हमने कौन सा करा इसको, F1 जनरेशन। अब हम F2 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए देखिए हमने ले लिया F1 जनरेशन से, F1 जनरेशन में हमारे ऑल टॉल बन गए थे लेकिन रेसेसिव थे। ठीक है, तो अब हमारे किस तरह से आ गए जो जीन्स हैं वो देख लीजिए, ये हो गया हमारा प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया एक टॉल, ये आ गया दूसरा टॉल। तो आप देखिए फर्स्ट जो हो गया वो कैपिटल टी दोनों में आ गया, यानी कि ये टॉल हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए ये भी टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट वाला देखिए ये भी टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट वाला देखिए ये ड्वार्फ आ गया। तो ये हमारी हो गई बेटा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में अगर अब हमसे क्या पूछा जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो, क्या पूछा जाएगा बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि वो चीज कैसी दिख रही है आपको, फिजिकली कैसी अपीयर हो रही है, ये कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो। तो वो कैसी दिख रही है आपको बेटा, 3 टॉल दिख रहे हैं हमें, वेरी गुड, ये वाला टॉल है, ये वाला टॉल है, ये वाला टॉल है, और ये वाला कैसा है, ड्वार्फ है। तो 1 हमें ड्वार्फ दिख रहा है, तो ये वाला बन गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में हम देखेंगे क्या ये कह रहे हैं, जीनोटिपिक रेशियो में ये कह रहे हैं कि जीन इसके कैसे हैं। देखो ये बिल्कुल अलग टाइप का टीटी है ना, ये एक टीटी है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, और फोर्थ वन कैसा है हमारा, दोनों स्मॉल टी। तो ये एक अलग टाइप का है, ये दोनों सेम है 2, और ये अलग है। तो यानी कि जो जीनोटिपिक रेशियो बनता है वो आपका बनता है 1:2:1। ये आपसे प्यूनेट स्क्वायर बनाने के लिए भी आता है, कंडीशन भी दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से ये रेशियो आते हैं, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है। जीनोटिपिक जो जीन का रेशियो है, फिनोटिपिक जो फिजिकल अपीयरेंस ट्रेट का रेशियो है वो कहलाता है। नेक्स्ट ये हमारा था, ये जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला प्यूनेट स्क्वायर का, वो उसने 2 फॉर्म में किया था। एक किया था बेटा मोनोहाइब्रिड, ठीक है, मोनोहाइब्रिड यानी कि उसने, मोनो माने होता है 1, यानी कि उसने एक ट्रेट को लेके जब किया, यानी कि टॉलनेस ड्वार्फनेस एक ट्रेट है, यानी कि उसको सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट देखनी है। उसके बाद जब उसने 2 को ज्वाइंट किया, यानी कि उसको कलर ऑफ द सीड भी देखना है और शेप ऑफ द सीड भी देखना है, इन दैट केस उसको क्या बोलेंगे हम बेटा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये हो जाएगी डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ओके बेटा। तो मेंडल ने अब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। डाइहाइब्रिड में मेंडल ने पी प्लांट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, जहां हम आज बात करेंगे और आपकी बुक में भी जो दिया हुआ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसने सीड का क्या लिया बच्चे, उसने सीड का कलर लिया और शेप लिया, ठीक है, 2 ट्रेट लिए, कलर एंड शेप ऑफ सीड। इतनी बात क्लियर है। अब यहां करते हैं कि राउंड और येलो बच्चे जो उसने लिया वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, राउंड भी और येलो भी एक डोमिनेंट ट्रेट है, और
जो रिंकल्ड और ग्रीन है वो कैसा है, एक रेसेसिव ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रेसेसिव ट्रेट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जब जैसे कि हमने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि F1 जनरेशन जो पहली जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन जब क्रॉस की जाती है प्योर प्लांट्स के साथ, प्योर यानी कि यहाँ पर कोई हाइब्रिड नहीं है, यहाँ पर प्योर है, दोनों कैपिटल आर है, यानी कि अगर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर होगा तब भी वो राउंड दिखेगा। लेकिन यहाँ मेंडल ने इसको नहीं लिया है, अभी हाइब्रिड को नहीं लिया, प्योर लिया है उसमें, प्योर राउंड एंड येलो, प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन लेकर उसने जब फर्स्ट जनरेशन निकाली तो सारे के सारे इस तरह के आ गए, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड हो गई। अब ये हाइब्रिड होने के बाद यहाँ पर क्या कंडीशन आई कि सारे के सारे जो सीड्स आए वो कैसे आ गए, वो सारे के सारे आ गए फर्स्ट जनरेशन में बेटा राउंड एंड येलो। ठीक है, चलिए फर्स्ट जनरेशन की बात हो गई। अब हम आते हैं अपनी सेकंड जनरेशन पर, जिसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे हैं बच्चे, ये कौन सा कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई माने यहाँ पर दो ट्रेड्स को लेकर बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो जब F2 जनरेशन के लिए उसने किया तो जब उसने पहले अलील सेपरेट किए तो कैसे हुआ कि आर वाई यानी कि राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, एंड रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, सेम यहां ले लिया। ये पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है, ये दोनों आपके पेरेंट्स हैं। अब इनसे जो जनरेशन निकल कर आएगी उसको देख लेते हैं फटाफट से। ये है आपका आर वाई, आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। अब ये बहुत बड़ा स्टेप है तो ये बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन देखते जाइए कि किस तरह करा है। इन दोनों को क्रॉस किया, इन दोनों को किया, पहले इस वाले इस ट्रेड इस अलील के साथ इन 4 को स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना है, फिर सेकंड वाले को लेना है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, और इन सब को लिखने के बाद अब आपको एनालाइज करना है कि आपने क्या निकाला। तो हमने जो मतलब जो हमारे ट्रेड्स पहले हमने जो लिए थे वो कौन से थे बच्चे, वो ओनली 2 थे, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो निकल के जो आए चीजें वो राउंड एंड येलो तो आया और रिंकल्ड एंड ग्रीन भी आया, लेकिन 2 नई चीजें निकल के आई, राउंड और ग्रीन भी निकल के आया और रिंकल्ड एंड येलो भी निकल के आया। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, यानी कि ट्रेड जो है आपकी क्या हो गई, हाइब्रिड हो गई। चलिए अब देख लेते हैं, राउंड एंड येलो पे मैंने टिक लगाया है, तो जितने भी हमारे टिक वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टिक है, यानी कि 16 में से 4 4 16 टोटल हमारी जनरेशन, 16 जो हमारे ऑफस्प्रिंग है या 16 जो प्रोजेनी है उसमें से हमारे 9 है राउंड एंड येलो, 16 में से 3 राउंड एंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड एंड ग्रीन है, ओनली 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन है 1 और रिंकल्ड एंड येलो है 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो रेशियो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, 9:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा रेशियो यही आएगा। ये था आपका मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट। जीनोटिपिक है, ये आपका कौन सा रेशियो है बेटा, ये आपका है फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो मैंने आपको बताया है और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो आपकी बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चे, उनको सबको उसने क्या कर दिया, उन सबको एक लॉज की फॉर्म में उसने दे दिया। ठीक है, तो उसके 3 लॉ बने, बड़े ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में कोई एक लॉ का आपको स्टेट करने के लिए आता ही है, या कई बार आ सकता है कि तीनों लॉज के नाम लिखिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनना है, आपको समझ आ जाएगा। तो पहला मेंडल्स लॉ, और इन लॉज को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल के लॉ में फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताते हैं कि यानी कि अगर आप इसके टाइटल से ही समझेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, यानी कि डोमिनेटिंग पावर। हमने बताया आपको कि जो मेंडल ने ट्रेट लिया उसको कैपिटल और स्मॉल से दिया, तो चलो हम राउंड का ही ले लेते हैं। तो यानी कि अगर 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या लिखेंगे इसमें, 1 ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग
character, one pair, only one pair is able to express. ठीक है, अब ये करेक्टर है, ठीक है, ये एक करेक्टर है, क्या करेक्टर है, क्या फैक्टर है, ये राउंड का फैक्टर है, ठीक है, ये राउंड का फैक्टर है और ये रिंकल्ड का फैक्टर है। जब हमने हाइब्रिड करा तो ये करेक्ट, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इनमें से कोई एक ही एक्सप्रेस हो सकता है, या तो राउंड एक्सप्रेस हो सकता है या रिंकल्ड एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ, राउंड वाला एक्सप्रेस हुआ। इट मींस ये क्या है, डोमिनेंस। इसी को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों कहा गया, क्योंकि वन पेयर ऑफ अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कि कोई एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, मेंडल ने ये कह दिया। और जो एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस जो करेगा वो क्या होगा, डोमिनेंस होगा, और जो रिप्रेस रहेगा यानी कि जो नहीं दिखेगा वो क्या होगा, वो होगा रेसेसिव। तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बच्चे देखते हैं दूसरा लॉ, जिसे कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ, जिसे हम प्योरिटी का लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बच्चे क्या बताता है, the two members of a pair of factor are separate during the formation of गैमेट, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि सेग्रीगेशन होता है, यानी कि कोई एक तो एक्सप्रेस करेगा लेकिन फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों सेपरेट होंगे, किसी में कैपिटल आर जाएगा और किसी में स्मॉल आर जाएगा। जब हमने एक्स लिंक डिजीज पढ़ी थी उसमें भी ये हमने उस टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं आपको यहां दिखा देती हूँ, ये पेरेंट है, ठीक है, राउंड एंड येलो से ही लेते हैं, ठीक है। ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ठीक है। तो एक ही तो आएगा दोनों पेरेंट्स में से कोई, ठीक है। इसके पास भी आर आ जाएगा, इसके पास भी आर आ जाएगा, इसके पास भी। तो यही कह रहे हैं, ये लॉ यही बता रहा है, द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स आर सेपरेट। इसमें कीवर्ड्स क्या है, आर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये आपका क्या है, कीवर्ड्स है। इसमें है pair of contrasting character, one pair is able to express itself, ठीक है, only वन ही अपने आप को एबल करता है। तो ये आपके दो लॉ हो चुके हैं। अब हम बेटा थर्ड लॉ देखते हैं मेंडल का। अब हमारा थर्ड लॉ है बेटा लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। अब ये लॉ हमें क्या बताता है, ये लॉ हमें बताता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अलीन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अलीन ऑफ वन फैक्टर। एक फैक्टर का किसी एक फैक्टर का जो अलील है वो इंडिपेंडेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अलील ऑफ वन फैक्टर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये बता रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अलील ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर, वन पेयर यहां लगा दीजिए, वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये पता नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर कहां जाएगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर कैरेक्टर, ऑफ द अदर कैरेक्टर। तो यहां पर इंडिपेंडेंट जो वर्ड आ रहा है ये आपका कीवर्ड है, इंडिपेंडेंट। वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अलील ऑफ द अदर कैरेक्टर। यानी कि जो एक ये जैसे दो हैं, ये राउंड के लिए है, ये रिंकल के लिए है, तो कौन सा कहां जाएगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ये ऐसा नहीं है कि अगर ये यहां जाएगा तो मैं यहां जाऊंगा, ये इंडिपेंडेंट है।
तो यही ये लॉ हमें बताता है। तो यहाँ मेंडल ने क्या 3 पॉइंट सीखे। सबसे पहले हमने सीखा मेंडल से कि प्रिडिक्शन करना फ्रीक्वेंसी का, प्रिडिक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी, यानी कि जो हाइब्रिड होके प्रोजेनी आ रही है उसका क्या रेशियो है। जो डाई हाइब्रिड में था हमारा 9:3:3:1 है ना, और मोनो हाइब्रिड में था हमारा 3:1। तो ये हमारी जो प्रोजेनी है इसकी प्रेडिक्शन करनी हमें सबसे पहले आती है मेंडल के लॉ से, ठीक है। दूसरी चीज हमें पता चलती है कि क्रॉस यानी कि ब्रीडिंग, चाहे वो एनिमल में हो या प्लांट्स में हो, प्रोड्यूस बेटर प्रोजेनी, ठीक है। दूसरी बात हमें ये क्लियर होती है कि जैसे हम ब्रीडिंग करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, चाहे प्लांट्स में करें या एनिमल्स में करें, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में अच्छी वैरायटी के लिए जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें न्यू और बेटर वैरायटी मिलेगी, प्रोजेनी जो होगी हमारी वो बेटर होती चली जाएगी। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर कैन बी प्रोड्यूस्ड, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल character can be produced, ठीक है। हम बेटर कैरेक्टर के न्यू कॉम्बिनेशंस, न्यू वैरायटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा यहां तक का ये है। उसके बाद अब बेटा हम पढ़ेंगे नाउ, अब ये हमारा क्लियर हो गए, तीनों लॉज हो गए और मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या आज बेनिफिट हो रहे हैं प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग से। हम उनकी प्रेडिक्शन फ्रीक्वेंसी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब हम ये वाले कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो हमारी जो पुअर वैरायटी है वो कितनी मिलेगी और वो हमारे लिए बेनिफिट, जो अच्छी वैरायटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है और उससे हमें बेनिफिट हो जाता है आगे चल के कि अगर अच्छी वैरायटी हमें ज्यादा मिल रही है, पुअर वैरायटी हमें थोड़ी सी मिल रही है, तो हम उसको हटा देंगे और अच्छी वैरायटी हमारी अच्छे प्राइजेस में जाएगी जिससे कि हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है ब्रीडिंग प्रोड्यूस बेटर प्रोजेनी, ब्रीडिंग से बहुत अच्छी प्रोजेनी, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हम यूज। नेक्स्ट है न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर, यानी कि न्यू कैरेक्टर्स हम यूजफुल जो कैरेक्टर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, उनको आगे जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बेटा छोटी सी चीज है म्यूटेशन। म्यूटेशन का डेफिनेशन भी कई बार आ जाता है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का आपके में एक छोटा सा डेफिनेशन है। म्यूटेशन को हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, सडन चेंज। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ये डेफिनेशन आती है, सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, यानी कि बहुत सडनली चेंज जो आ जाता है। अब ये सडन चेंज जो म्यूटेशन है, आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर्स में कि म्यूटेशन की वजह से ही हम सब जो है वेरिएंट है, हम सब डिफरेंट हैं, हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली सा म्यूटेशन होता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, जिसकी वजह से आपको एक चेंज देखने के लिए मिलता है, यानी कि आई एम लुक लाइक माय मदर, आई एम लुक लाइक माय फादर, ये चीज हमारे। लेकिन म्यूटेशन की वजह से कई बार चेंजेस तो आते हैं, लेकिन कुछ इतने चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है। तो म्यूटेशन से होने वाली म्यूटेशन कर देता है ऑल्टर आपके हेरिडिटी मटेरियल को, ऑल्टर द हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। और उसकी वजह से हो जाते हैं चेंज इन सर्टेन कैरेक्टर। इसके दो एग्जाम्पल हैं, द वन इज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मैं छोटी सी डिटेल दूंगी इसकी सिकल सेल एनीमिया की, और बी है आपका रेडियो एक्टिव अल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक टाइप की बीमारी है, एक टाइप की डिजीज है जिसमें आपके, जो आपने सुना होगा, जो आपके आरबीसीज हैं वो आपके डिस्क शेप के होते हैं, ठीक है, इस टाइप के राउंड शेप होता है हमारे आरबीसीज का। लेकिन इसमें हमारे आरबीसीज का शेप बेटा कैसा हो जाता है, सिकल के शेप का हो जाता है, हमारे आरबीसीज का कोई शेप नहीं रहता। तो सिकल सेल होने की वजह से यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है और
ये आपके जो है सिकल शेप के आरबीसी हो जाते हैं, जिससे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका जो आगे का पार्ट है सिकल सेल एनीमिया, बस आपके में इतना ही है। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज इन विच योर आरबीसी चेंज इनटू सिकल शेप ऑफ चेंज इन द डीएनए ड्यू टू द म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से जो आपके डीएनए में चेंज आता है, चेंज इन द डीएनए, ऑल्ट्रेशन इन द डीएनए ड्यू टू द म्यूटेशन इज कॉजेज द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें आपके आरबीसीज, ये क्या है आपके आरबीसीज चेंज इनटू अ सिकल शेप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशन। और रेडियो एक्टिव रेडिएशन आपको क्या बताता है कि यानी कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड आप लोग पढ़ते होंगे अपने हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ था तो उस टाइम पर एटम बम जो जापान के ऊपर गिरा था, तो उस एटॉमिक पावर्स में बहुत सारे रेडिएशंस निकले थे। वो रेडिएशंस ह्यूमन के अंदर चले गए और उनके जीन्स को इतना म्यूटेंट कर दिया कि वो आपको जनरेशन टू जनरेशन, कई जनरेशन, यानी कि आज तक वहां पर जो बच्चे हैं हिरोशिमा और नागासाकी के, वो पैरालिसिस और बहुत सारे उनको अंदर डिजीज होती हैं ड्यू टू द रेडियो एक्टिव म्यूटेशन। और उसको कहते हैं हम, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से जो जीन्स में म्यूटेशंस आती हैं उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, चेंज इन डीएनए ड्यू टू रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, और एटॉमिक रेडिएशन। एग्जाम्पल है इसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो जापान में एटॉमिक रेडिएशंस गई थी, उसका आज तक हमें वहां की जनरेशन में हमें उस डिजीजेस को देखने को मिलती है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है और अब मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं, प्लीज कमेंट मी इन द बॉक्स एंड नेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड नेक्स्ट कि मैं आपको इस चैप्टर के यानी कि 1, 2, 3 चैप्टर जो हमने अभी तक फिनिश कर लिए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू।